नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी बाजार में तेजी जारी है। इसी कारण निवेशकों का रुझान भी इस ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस तेजी में कहां और कब निवेश करें, बाजार के टेक्निकल्स और ट्रेंड्स कैसे पहचानें, स्ट्रैटेजीज कैसे बनाएं और आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी और कमोडिटी की क्या रेशियो होनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान, कोटक एएमसी के एमडी एंड सीईओ नीलेश शाह। नीलेश जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया आज समय निकालने के लिए। एक तो नई सरकार बन रही है, आप कमोडिटीज और एग्री को लेकर किस तरह के रिफॉर्म्स की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? क्योंकि बाजार को लगता है कि एग्री एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक सब्जेक्ट रहने वाला है। रूरल इंडिया, फार्मर वेलफेयर और जिस तरह की मिशंस यहाँ पर स्टार्ट की गई हैं, कैसे देखते हैं आप यहाँ पर इंपॉर्टेंस आती हुई? एक हमें ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे हमारी ग्रोथ और एक्सेलरेट हो, इंक्लूसिव हो और साथ साथ एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्रीकल्चर में देखें तो नेदरलैंड जैसा एक छोटा सा देश बहुत बड़ा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करता है बाय फोकसिंग अपॉन हॉर्टिकल्चर एंड स्टफ लाइक दैट। कैसे हम वो सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे पाम ऑयल है, ड्राई फ्रूट्स है जिसे हम इंपोर्ट करते हैं, वो हम इंडिया में ग्रो कर पाए। दूसरा, जो हम ग्रो कर रहे हैं उसे किस तरह से मैनेज करें कोल्ड स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करके। तीसरा, उनकी प्राइस डिस्कवरी के लिए कैसे हम मार्केट मैकेनिज्म करें ताकि इंटरमीडियरीज फायदा नहीं उठाए। एंड फाइनली, कैसे हम एक्सपोर्ट हाउस बने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम सऊदी अरेबिया से फूड फॉर ऑयल प्रोग्राम कर सकते हैं? आप हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करिए, आपकी फूड सिक्योरिटी सिक्योर होगी और आप हमें ऑयल दीजिए ताकि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी सिक्योर हो। तो इस प्रकार के कदम उठाने पड़ेंगे ताकि हमारी ग्रोथ एक्सेलरेटेड हो, इंक्लूसिव हो और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो। जी हाँ, ऑफ कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये देखने के लिए कि इंक्लूसिविटी यहाँ पर किस तौर पर लेके आई जाती है। और जैसे आपने कहा, एक रोड मैप की ज़रूरत है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है और एक टाइमलाइंस परहैप्स यहाँ पर बनाने की भी ज़रूरत है। ये तो बात हुई एग्रीकल्चर की, लेकिन नीलेश जी अगर ओवरऑल मेटल्स यहाँ पर देखें तो अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर है। ऑल टाइम हाइज से मल्टी ईयर हाइज हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। इंडिया के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं इस मेटल के प्राइस राइज को? मेटल्स में मनीषा जी एक अलग प्रकार के ट्रेंड दिखने को मिल रहे हैं। एनर्जी प्राइसेस डिस्पाइट ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अपहीवल वो काफी हद तक संतुलित रहे हैं, $80 के आसपास रहे हैं। लेकिन कुछ मेटल अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहे हैं और काफी ऊपर गए हैं। यह डिमांड सप्लाई की वजह से कम हुआ है, लेकिन चाइना काफी मेटल की स्टोरेज कर रहा है, एक्विजिशन कर रहा है, उस वजह से हुआ है ना। उनकी डिमांड, कंजम्पशन डिमांड कम और इन्वेस्टमेंट डिमांड ज्यादा लगती है। जब तक चाइनीज बाइंग चालू रहेगी, मेटल प्राइसेस सपोर्टेड रहेंगे। बट जब उनकी इन्वेस्टमेंट डिमांड खत्म होगी, उनके वेयर हाउसेस भर जाएंगे, तब डेफिनेटली मेटल प्राइसेस में एक गिरावट देखने को मिल सकती है। हमें अपने इकोनॉमी के लिए मेटल सप्लाई सिक्योर करना जरूरी है ना। हमारे यहाँ पे कोयले के रिजर्व्स काफी है, बट फिर भी सालाना बिलियंस ऑफ डॉलर का कोयला इंपोर्ट करते हैं बिकॉज हम लोग माइनिंग में उतनी सुविधा नहीं दे पा रहे हैं जितनी देनी चाहिए। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम एक अच्छी माइनिंग पॉलिसी बनाएं। और यहाँ पे उड़ीसा एक मॉडल स्टेट है। उन्होंने माइनिंग रॉयल्टी के जरिए आज रेवेन्यू सरप्लस परिस्थिति पैदा की है। माइनिंग रॉयल्टी के पैसे से निवेश करके उन्होंने अपने राज्य की इकोनॉमी को एक गति प्रदान की है। तो हम उड़ीसा मॉडल को कॉपी कर सकते हैं माइनिंग में, ताकि लोकल रिसोर्सेज से हमारी सिक्योरिटी बनी रहे।
नीलेश जी, आपने सही कहा कि एक तरफ यहाँ पर मेटल्स देखना होगा ताकि हमारे पास सिक्योर यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, और दूसरी तरफ आपने कोयले की बात करी। एनर्जी रिफॉर्म्स भी एक चीज़ है जो माना जा रहा है कि सरकार अब यहाँ पर इसे देखेगी। एक तरफ तो क्रूड ऑयल है जहाँ पर डिमांड अच्छी खासी है, माना जा रहा है इंडिया आगे भी यहाँ पर इंक्रीज इन डिमांड देखेगा, और दूसरी तरफ ऑफकोर्स हम यहाँ पर रिन्यूएबल्स में इन्वेस्टमेंट आता हुआ देख रहे हैं। तो जो ओवरऑल एनर्जी रिफॉर्म्स है यहाँ पर किस तरह की प्रोग्रेस आप बनता हुआ देखेंगे? एनर्जी में मनीषा जी, आज अलग अलग प्रकार के अपॉर्चुनिटीज है। एक बात तय है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से जो फोसिल फ्यूल है उनका कंजम्पशन कम होता जाएगा। एंड हमारी अगर एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी देखे तो वो भी पिछले दशकों में कम हुई है। साथ साथ हमारा फोकस जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है, चाहे सोलर हो, चाहे विंड हो, हाइड्रो हो, वह हमें एक ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है। हमें दुनिया से ये अर्ज करनी चाहिए कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने पर कैपिटा कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा किया है, उन्हें अहम भूमिका निभानी चाहिए इस एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में। चाहे वो टेक्नोलॉजी प्रदान करे, चाहे कैपिटल ग्रांट प्रदान करे, जैसे रेफ्रिजरेशन, ओजोन डिप्लीटिंग रेफ्रिजरेशन गैसेस के लिए हुई थी, वैसे ही वह टेक्नोलॉजी और ग्रांट प्रदान करके हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को, हमारी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को ग्रीन बना सकते हैं। साथ साथ हमें नई उभरती टेक्नोलॉजी पे ध्यान रखना पड़ेगा। कहते हैं कैलिफोर्निया में न्यूक्लियर फिशन के थ्रू उन्होंने एक सूर्य तैयार किया है। जितनी एनर्जी वो लेता है उससे ज्यादा एनर्जी वो बनाता है। इस प्रकार की नई उभरती टेक्नोलॉजी पे भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि जो टेक्नोलॉजी एनर्जी कॉस्ट कम कर दे, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो, उसमें हमारी भी हिस्सेदारी बनी रहे। जी हाँ, ऑफ कोर्स यहाँ पर नए नए एग्जाम्पल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, और जैसे आपने कहा काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हैं जो यहाँ पर सरकार को देखने होंगे। अब पूरे तौर पर अगर यहाँ पर कमोडिटी बाजार की बात करें तो पिछले 8 से 12 महीने में जो ये कमोडिटी रन हमने आता हुआ देखा है वो काफ़ी स्ट्रांग रहा है। जैसे आपने कहा कुछ बहुत मुनाफा वसूली किसी सेक्टर्स में यहाँ पर आ सकती है, लेकिन जो ये एक बहुत बड़ी कमोडिटी स्ट्रक्चरल बुल रन की हम बात करते हैं, क्या आप उसे फॉर्म होता हुआ देख रहे हैं? एक कमोडिटीज की साइकिल प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। आप कुछ हद तक डिमांड सप्लाई का अंदाजा लगा सकते हैं, बट कब जियोपॉलिटिकल रिस्क आके सप्लाई को डिसरप्ट कर दे, कब चाइना जैसा कंट्री इन्वेस्टमेंट के लिए मेटल स्टॉक्स एक्यूमुलेट करना चालू करे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ज्यादातर प्लेयर जो इन्वेस्टमेंट के लिए खेलते हैं वो डिसइंफॉर्मेशन की मुहिम भी चलाते हैं। जब बेचना है तो खरीदने की बात करते हैं, खरीदते हैं तो बेचने की बात करते हैं। निवेश के रूप में हमने हमेशा ये कोशिश की है कि ऐसी कमोडिटीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में निवेश करें जिसकी लोएस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो। सबसे सक्षम होगा तो सबसे में घायल होगा। एंड तब तक होपफुली जो मार्जिनल प्लेयर है वो अपनी फैक्ट्री बंद कर देंगे, सप्लाई कम होगा, कमोडिटी प्राइसेस बॉटम हो जाएगी। दूसरा, हमने ध्यान रखा है कि ऐसे कमोडिटीज कंपनी में निवेश करें जिसमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ी कम हो। साइकिल टर्न अराउंड होगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा मिलेगा, अपने आप प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़ और हमारी कॉन्वर्सेशन जारी है बहुत खास मेहमान मिस्टर नीलेश शाह से। नीलेश जी, कमोडिटीज़ की बात हो रही है और अगर ओवरऑल इकोनॉमी की बात भी यहाँ पर की जाए तो ऑफकोर्स हम 5 ट्रिलियन और बियॉन्ड इकोनॉमी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आप उठा के देख लें, सभी का मानना है कि ये ग्रोथ तो हम आता हुआ देखेंगे, लेकिन जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है वो शायद इंडिया से ज़्यादा आती हुई नजर आएगी। तो जब हम भारत की यहाँ पर बात करें, कमोडिटी की खपत को, कंजम्पशन को आप कैसे देखते हैं आगे जाते हुए? अगर हम इंडिया को देखें तो वहां पे काफी सब सेगमेंट है। एक इंडिया है जो रईस है, शायद उनकी लाइफस्टाइल डेवलप वर्ल्ड के आसपास है, वहां पे लग्जरी प्रोडक्ट का कंजम्पशन ज्यादा रहेगा। एक इंडिया एस्पिरेशनल इंडिया है, उनकी पर कैपिटा जीडीपी
एक डेवलपिंग नेशन के आसपास होगी। वहां पे फोकस रोटी कपड़ा मकान से आगे जाते हुए ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर उस तरफ होगा। वहां पे भी वैल्यू फॉर मनी ब्रांड की एक ख्वाहिश होगी। और एक बहुत बड़ा इंडिया है जो आज भी सब सहारन अफ्रीका लेवल पे एक लो इनकम डेवलपिंग कंट्री पे जी रहा है। वहां पे आज भी फोकस रोटी कपड़ा मकान के ऊपर होगा। ऑब्वियसली हम लोगों को सब सहारन अफ्रीका लेवल से मिडिल इनकम की तरफ और मिडिल इनकम से टॉप लेवल की तरफ लेके जा रहे हैं। तो जब आप कंजम्पशन के लिए निवेश करें तो एक बात याद रखिए कि भारत में तीनों सब सेगमेंट है, रिच, मिडिल इनकम एंड पुअर। एंड आप उस कंपनी में निवेश करिए जो एक पर्टिकुलर ट्रेंड के ऊपर फोकस कर रहा है। एक जमाना था जब हम लोग सब थिएटर्स में मूवी देखने जाते थे, वहां पे फैसिलिटी अलग अलग प्रकार की थी। आज धीरे धीरे करके एंटरटेनमेंट आइदर ओटीटी पे पहुंच गया या मल्टीप्लेक्स थिएटर पे पहुंच गया। तो इस प्रकार का जो एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, अगर उसको आप कैप्चर कर सके और निवेश करें तो कंजम्पशन के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। पिछले 1.5-2 साल से कंजम्पशन स्टॉक्स ने कोई खास रिटर्न दिया नहीं है। हमें लगता है अच्छे मॉनसून की वजह से अब रूरल कंजम्पशन को एक बढ़ावा मिलेगा और कंजम्पशन क्षेत्र में सिलेक्टिव बेसिस पे निवेश करने का अब शायद अच्छा मौका है। ऑलराइट, तो वो जेम्स हैं कि आप कहाँ पर निवेश कर सकते हैं आगे जाते हुए। पर नीलेश जी, इलेक्शंस इंडिया में तो हो चुके हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ के इलेक्शन बाकी हैं। यूएस के चुनाव पर तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ज़्यादा नज़र रहेगी मार्केट्स की। साथ ही साथ जो ये डी डॉलराइजेशन का मुद्दा है और उसका असर हमने कमोडिटीज़ पर भी आता हुआ देखा है। काफ़ी सारे लोग अपनी करेंसीज़ की बात कर रहे हैं। एक पूरा प्रोटेक्शनिज्म की तरफ हम जाते हुए नजर आ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन से थोड़ा दूर। और सोना ऑफ कोर्स इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग भूमिका यहाँ पर अपना रहा है। ओवरऑल कमोडिटीज पे कैसा असर देखते हैं आप चुनाव का, डी डॉलराइजेशन का, और 2024 के लिए अब आप कौन सी थीम सेट करके चल रहे हैं? मनीषा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरी जो ग्लोबल सिचुएशन है वो काफी तेजी से बदल रही है। एक जमाना था जब ग्लोबलाइजेशन वाज द थीम, आज प्रोटेक्शनिज्म इज द थीम। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, डू लोकल मैन्युफैक्चरिंग इज बिकमिंग द थीम इवन इन द वर्ल्ड्स मोस्ट ओपन कंट्री। दूसरा एक जमाना था जब फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी बहुत सारे डेवलप वर्ल्ड में काफी इजी रही थी। अब इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं और कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिस्कल पॉलिसी भी धीरे धीरे टाइट हो रही है। ये बदलते हुए ग्लोबल सिनारियो में ऑब्वियसली भारत को अपनी पहचान, अपना एक स्थान लेना है। हमारे इकोनॉमी में ट्रेड का काफी महत्व है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का भी काफी महत्व है।